आओ बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 9 पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा फोर्स, इट्स टाइप्स, न्यूटन का पहला नियम। आज हम कवर करेंगे न्यूटन का सेकेंड नियम, थर्ड और संवेग का संरक्षण का नियम। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड जो नियम है न्यूटन का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोस्टली मोमेंटम पर, संवेग पर। संवेग क्या होता है कि जब भी कोई बुलेट को थ्रोन करते हैं हम हैंड से एक पर्टिकुलर टारगेट की तरफ, इट मे नॉट पेनिट्रेट इट। अगर सेम बुलेट को हम गन से फायर करें तो एक हाई स्पीड से वो गन है बुलेट को फायर करती है और वो इजीली टारगेट को पेनिट्रेट कर जाती है। इसका कारण क्या है? जो हमने पहले गन को जस्ट हाथ से फेंका तो वो किसी भी पर्टिकुलर टारगेट के अंदर नहीं जाती, उसमें उसको छेद नहीं करती, उसमें घुसती नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ओनली वेलोसिटी और मास पे नहीं करती सिर्फ, बल्कि ये दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। और जब मास और वेलोसिटी मिल जाते हैं तो उसे संवेग या मोमेंटम कहते हैं। यानी अगर हमें मोमेंटम की परिभाषा लिखनी है तो मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है? ये द्रव्यमान और वेग का प्रोडक्ट है, फलन है, और ये एक सदिश राशि है। इसका परिमाण भी होता है और इसके पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, और मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के बिल्कुल बराबर होती है। चलिए आज पढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड नियम। सेकेंड नियम को हम क्या बोलेंगे कि मोमेंटम में जो चेंज आता है टाइम के हिसाब से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो असंतुलित बल अप्लाई होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का संवेग है p1, दूसरे का है p2, और संवेग का फार्मूला है m × v। अगर इनिशियल है p1 है तो u आएगा, फाइनल है तो v। और चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? p2 - p1। इसका मतलब mv - mu और m × v - u। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट का मतलब यहाँ पर है टाइम से रिलेट करना है। चेंज इन मोमेंटम हमने mv - u निकाला ब्रैकेट में, डिवाइड बाय t। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? जितना आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाया। तो फोर्स, इसका मतलब F इक्वल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर हम इसको इक्वल टू कर देंगे, तो F इक्वल टू k m v - u अपॉन t, और F इक्वल टू k m a। k इज कांस्टेंट, एक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब फोर्स क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है न्यूटन का द्वितीय गति का नियम, जिसमें हमने एक नई डेरिवेशन देखी, F इक्वल टू m a। चलो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस ले लेते हैं। कि हाँ, आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिकेट बॉल, मैदान में क्रिकेटर जो खेलते हैं, क्रिकेट बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके आते हैं। बैकवर्ड क्यों लेके आते हैं वो हाथों को? ताकि उस बॉल को हाथों में आने के लिए टाइम ज़्यादा लगे। टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम होगा तो डायरेक्टली उसका जो संवेग है वो भी कम ही होगा, और संवेग कम होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो बल कम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उसको स्टॉप करने के लिए मोमेंटम को रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करने के लिए उसको टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, प्लेयर ऊपर के ऊपर अपने हैंड्स को अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं और उसको बॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि उसका मोमेंटम जीरो होने में कम समय लगा, और कम समय लगा तो आपको पता है F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब mv - u अपॉन t। और टाइम कम है तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा, और उसके हाथ है वो इंजरी हो जाती है, हाथों पे चोट लग जाती है। तो जितना टाइम ज़्यादा होगा रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा, रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स कम लगेगा। हाई जंप का एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। जैसे ये प्लेयर है, हाई जंपर प्लेयर है, तो जैसे ही ये जंप करती है, अगर ये कोई सॉफ्ट है या कोई गद्दा है या सॉफ्ट लैंडिंग है, क्वेश्चन है या सैंड का ढेर है, उस पर अगर ये जंप करेगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। जंप करने के बाद इसके पैर हैं वो जब मिट्टी में धंस जाते हैं, तो मिट्टी में धंसने के बाद जो टाइम लगा उसको, टाइम ज़्यादा हुआ, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी पैरों पे, क्योंकि उसका संवेग में परिवर्तन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कम होगा। लेकिन अगर ये हार्ड सरफेस पे कोई जंप करता है, कोई बच्चा ही जैसे गिर जाता है फर्श पे, उसको बहुत चोट लगती है अगर जंप करे तो।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो संवेग है वो ज़्यादा हो जाता है, फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसको टाइम कम लगा नीचे सरफेस में आने में, और कच्चे उसमें मिट्टी के उसमें ढेर में पैर घुस जाते हैं तो उसको टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो केस ऑफ हाई जंप। नेक्स्ट है सीट बेल्ट है वो कार में क्यों यूज़ की जाती है, क्यों एसेंशियल कहते हैं? जैसे कोई कार एक्सीडेंट होता है, फास्ट रनिंग कार है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो एकदम स्टॉप करेगी, तो स्पीड स्टॉप करने के लिए उसकी कार का मोमेंटम क्या होगा, कम ही समय में रिड्यूस हो जाएगा, जीरो। इससे क्या होगा, समय कम लिया तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, ज़्यादा बल लगेगा, एकदम टकराएगी। तो जो सीट बेल्ट होती हैं अगर पैसेंजर ने पहन रखी है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा फॉरवर्ड होने में, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा उसकी बॉडी पे। और अगर सीट बेल्ट नहीं पहन रखी तो एकदम बॉडी हमारी जर्क खा के आगे चली जाती है, कम समय लेती है और मोमेंटम रिड्यूस नहीं हो पाता, जल्दी कम समय में हो जाता है और फोर्स ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से इंजरी भी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए अगर मोमेंटम संवेग में चेंज लाना चाहते हो पर यूनिट टाइम, तो फोर्स के बराबर होता है जो द्वितीय नियम में हमने पढ़ा। तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा और इंजरी भी कम होगी। तो ये था आपने पढ़ा न्यूटन का सेकेंड नियम, उसकी एप्लीकेशंस। नाउ न्यूटन का तीसरा गति का नियम क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करती है तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया फर्स्ट ने, वो भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी फर्स्ट के ऊपर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हर एक कार्य में टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन है तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होगा। जैसे बच्चा है, ये नाव चला रहा है, जितना पानी ये बैकवर्ड फेंकेगा उसकी नाव उतनी ही आगे आएगी। तो एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम समझ लेते हैं। जैसे हम वॉक करते हैं ग्राउंड पे तो जो हमारे फुट हैं वो ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड, उसके बदले में ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है तो हम आगे चल पाते हैं। ऐसे ही स्विमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को हाथों से क्या करते हैं, हाथों और पैरों से पीछे की तरफ करते हैं और हमारी बॉडी किस तरफ चलती है, आगे की तरफ मूव करती है। तो एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन का थर्ड नियम। तीसरा नियम, जो गन फायर्ड होती है, जैसे ये गन है, इसमें से बुलेट फायर हुई तो बुलेट आगे की तरफ एक्शन हुआ तो इसका रिएक्शन क्या होगा, जो ये बुलेट है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा, संवेग ज़्यादा होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शंस आर लिटिल बिट है, वो पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल, अगर बुलेट आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो देयर इज ऑल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी तरीके से जब हम बोट से किनारे की तरफ जंप करते हैं तो जैसे पर्सन है ये क्या करता है, बोट से जंप कर रहे हैं आगे की तरफ, फॉरवर्ड एक्शन कर रहे हैं, तो जो बोट है वो किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। दिस इज द रिएक्शन, जितने फोर्स से आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग का संरक्षण का नियम। संवेग कैसे होता है, संवेग मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग का फलन ही संवेग कहलाता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स एक्ट नहीं करता। जैसे फर्स्ट कंडीशन है, दोनों हॉकी प्लेयर्स हैं, हॉकी के साथ मूवमेंट में हैं, लेकिन जैसे ये स्ट्राइक करते हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और संवेग में परिवर्तन भी होता है, उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। इसको एक हम एग्जांपल से लेते हैं। दो बॉल्स हैं हमारे पास ए और बी, एक का ए बॉल का मास है m1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 बिफोर कोलिजन, जब वो टकराई नहीं थी। बी बॉल का मास है m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। यहाँ पर हम मान के चले कि u1 की स्पीड u2 से, मतलब ए बॉल की स्पीड b से ज़्यादा है, ए बी पे टकराएगी। इसका मतलब आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, उसका मास सेम रहेगा m1 m2, जो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल v1 बन जाएगी और v2, और आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाता है, स्पीड b की ज़्यादा हो जाती है और a की कम हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि बॉल ए पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था जब वो टकराई और टकराने के बाद, जब तक हमने उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। सिमिलरली बॉल b का क्या है, m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम है, अगर फोर्स बॉल a ने b पे लगाया तो b ने भी a पर लगाया, इसका मतलब F12 इक्वल टू F21, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब F12 इक्वल टू F21 माइनस F21,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर, कि संवेग में परिवर्तन की दर बराबर है बल, जितना बल लगेगा। जो हम बहुत सारे एग्जाम्पल में कि क्रिकेट प्लेयर है वो हाथों को पीछे की तरफ क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि संवेग का दर क्या होता है? कम होता है, तो फोर्स भी कम लगेगा, क्योंकि टाइम उसने ज़्यादा लिया, पीछे की तरफ हैंड करके बॉल को उसके हाथ में आने के लिए टाइम ज़्यादा लगा। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम जो संवेग का संरक्षण नियम को डिराइव करने के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट बी, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। माइनस आ जाएगा, F12 इक्वल टू माइनस F21, और इस तरीके से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड एट लास्ट आप देखोगे जो फाइनल मूवमेंट था दोनों ऑब्जेक्ट्स का बराबर है ओरिजिनल मोमेंटम होता टू ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स जितना पहले था बिफोर कॉलिजन और जितना बाद में था वो दोनों ही बराबर है। इसका मतलब संरक्षण क्या हुआ? संवेग का संरक्षण यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।